हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस थ्योरी ऑफ डिमांड लेके। तो इससे पहले गाइस अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैंने आपका एक लेक्चर जो है इससे पहले इकोनॉमिक्स का अपलोड हो चुका है गाइस। मैंने इन डिफरेंस कर्व को जो है अच्छे से उसकी रिवीजन जो है आपकी करवा दी है गाइस। तो नेक्स्ट अब मैं आपके सामने जो नया टॉपिक लेके आया हूँ वो है गाइस डिमांड एनालिसिस। तो थ्योरी ऑफ डिमांड हम इसमें अच्छे तरीके से जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा नहीं आएगी, ये एक शॉर्ट रिवीजन है गाइस, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा, लेकिन आपकी अच्छे से रिवीजन जो है मैं इस चैप्टर की करवा दूंगा गाइस। तो गाइस अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले गाइस हम समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड को समझेंगे कि डिमांड जो है इसके कंसेप्ट को समझना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले गाइस पहली बात आप याद रखेंगे कि जो डिमांड का कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिमांड का कंसेप्ट किसने दिया था, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कंसेप्ट दिया था डिमांड का गाइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर गाइस डिमांड के कंसेप्ट की बात करें तो डिमांड के अराइज होने के लिए गाइस तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं गाइस। ये मैं आपको बात बता दूँ। सबसे पहले गाइस डिमांड के लिए आपकी डिज़ायर होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको डिमांड करनी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ लेनी है। नेक्स्ट है गाइस उसके लिए आपके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए कि सिर्फ आपके पास डिज़ायर है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। और थर्ड गाइस नेक्स्ट बात है कि आपके पास डिज़ायर भी है, परचेजिंग पावर भी है, लेकिन थर्ड चीज़ विलिंगनेस भी चाहिए अगर किसी चीज़ को डिमांड बनना है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है आपको एमसीक्यू डिमांड पे यही पूछ लिया जाए कि डिमांड जो है किन तीन चीज़ों से मिलके बनती है, तो आपका आंसर होगा डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस गाइस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चीज़ें आपके मिलके आपको डिमांड बनाएंगी। तो डिमांड में पहली चीज़ होती है डिज़ायर, सेकंड चीज़ होती है परचेजिंग पावर और थर्ड चीज़ होती है गाइस विलिंगनेस। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट गाइस अब हम समझेंगे कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर है गाइस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे हमें ये समझना है कि डिमांड क्या है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिमांड क्या है। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो गाइस डिमांड वो होता है कि डिमांड में कौन सी कितनी पॉसिबल क्वांटिटीज़ हैं किसी कमोडिटी की जो कि कंज्यूमर रेडी होता है किसी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे गाइस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू गाइस इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो 1 रुपीज़ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4 यूनिट्स है। 2 रुपये पे जो कंज्यूमर है वो क्वांटिटी डिमांड करेगा 3 यूनिट्स। और 3 रुपये पे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है 2 यूनिट्स। तो और 4 रुपये पे यहाँ पे एक ही यूनिट जो है वो डिमांड करेगा कंज्यूमर। तो गाइज़ यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 1 रुपये अगर प्राइस होगी तो 4 यूनिट वो डिमांड करेगा। तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड कि स्पेसिफाइड प्राइस पे स्पेसिफाइड क्वांटिटी डिमांड करना, उसको हम बोलेंगे ये क्वांटिटी डिमांडेड है। लेकिन अलग अलग प्राइस पे जब अलग अलग क्वांटिटी डिमांड होगी तो उसको वो हो जाएगी टोटल डिमांड। तो ये टोटल डिमांड है। लेकिन जब स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक डिमांड क्या है, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो आई होप गाइज आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो आप एक बार यहाँ से दोबारा से पढ़ लेते हैं कि डिमांड जो है ये डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ होती हैं कमोडिटी की जो कि कंज्यूमर जो है रेडी होता है खरीदने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। और क्वांटिटी डिमांडेड की अगर बात करें तो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कि वो परचेज करता है अगेंस्ट से स्पेसिफिक प्राइस। तो गाइज मैंने आपको नीचे ये चीज़ समझा ली है। नेक्स्ट गाइज हम समझेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो डिमांड शेड्यूल की अगर बात करें तो डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जिसमें हम रिलेशन शो करते हैं बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी जो कि परचेज की जाती हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। तो ये एक डिमांड शेड्यूल है गाइस, जहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं वो बाई की जाती हैं कंज्यूमर के द्वारा एट डिफरेंट प्राइसेस पे। तो 1 रुपये पे 4 यूनिट्स जो हैं वो डिमांड किए जा रहे हैं। 2 रुपये पे 3 यूनिट्स, 3 रुपये पे 2 यूनिट्स और 4 रुपये पे 1 यूनिट जो है वो डिमांड है कंज्यूमर की गाइस। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक डिमांड शेड्यूल है गाइस। तो डिमांड शेड्यूल भी अब 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल गाइस।
तो ये भी हम अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश गाइस यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल की गाइस। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये एक टेबल होता है जो कि शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर, गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर बायर होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। तो एक पर्टिकुलर बायर की कितनी डिमांड है, कितनी किस प्राइस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट जो डिमांड है एक पर्टिकुलर बायर की, उसको वो जो शेड्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल गाइस। तो जैसे हमने ऊपर देखा था गाइस, तो अगर हम इस शेड्यूल की बात करें गाइज, ये वाला जो शेड्यूल है ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है कि एक इंडिविजुअल की ₹1 अगर प्राइस है तो कितने यूनिट्स उसकी डिमांड है, ₹2 पे कितनी यूनिट्स डिमांड है, ₹3 पे कितनी यूनिट्स डिमांड कर रहा है। तो ये कि सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ये होगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल गाइज। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे मार्केट शेड्यूल की। तो मार्केट शेड्यूल में बहुत सारी फर्म्स भी हो सकती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं उसमें। तो ये बन जाएगा आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल की अगर यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स की डिमांड हो सकती है। जैसे ए की डिमांड है, बी की डिमांड है। तो अगर हम बात करें कि जब ₹1 प्राइस है आइसक्रीम की, तो ए की डिमांड की अगर हम बात करें तो वो 4 यूनिट्स जो है परचेज़ कर रही है, और बी की डिमांड जो है वो है 5 यूनिट्स। तो अगर दोनों को हम प्लस कर दें तो दोनों की डिमांड हमें देखने को मिलेगी 9 यूनिट्स। तो ₹1 पे अगर मार्केट डिमांड की बात करें तो 9 यूनिट्स है, ₹2 पे अगर बात करें तो 7 यूनिट्स है, ₹3 पे बात करें तो ए की अगर 2 है, बी की 3 है, तो टोटल 5 डिमांड हो गई। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कितने बायर्स हैं। अगर एक से ज़्यादा बायर्स हैं मार्केट में तो वो होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसका बनेगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। और एक ही बायर है अगर मार्केट में तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनेगा गाइज। आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट गाइज अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है गाइज डिमांड कर्व। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिमांड कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिमांड कर्व जो है वो एक सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डिमांड शेड्यूल की गाइज। तो जो हमने 2 तरह के डिमांड शेड्यूल पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इन दोनों डिमांड शेड्यूल को जब हम इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो वो होगा डिमांड कर्व गाइज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डिमांड कर्व इज द सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो ये बात आप याद रखेंगे गाइस कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व इज सिंपली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो ये गाइस इस तरह का होता है कुछ हमारा डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में, ये हमारा डिमांड कर्व है। ये जो है इसका डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये इन्वर्स रिलेशन दिखाता है हमें, जो डिमांड कर्व होता है ये हमें इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। इट मीन्स कि अगर सपोज अगर प्राइस ऊपर जाती है गाइस तो डिमांड इसकी नीचे आएगी। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें, अगर कहें गाइस, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये होगा कि अगर प्राइस नीचे जा रही है तो डिमांड जो है ऊपर जाएगी। और इसी रिलेशन को जो है दिखाता है हमारा डिमांड कर्व गाइस। तो डिमांड कर्व भी 2 तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है और एक होता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो गाइस याद रखेंगे जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है उसकी शेप ऐसी होती है। और नेक्स्ट होता है मार्केट डिमांड कर्व, जो कि अलग अलग बायर्स की डिमांड को जो है प्लस करके जो कि बनता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो गाइस आगे आप देख सकते हैं कि दोनों डिमांड कर्व, ए का डिमांड कर्व और बी के डिमांड कर्व को जब हमने प्लस किया तो हमें देखने को मिला मार्केट डिमांड कर्व गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपने एक और चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो भी स्लोप डाउनवर्ड होता है और वो भी इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो दोनों हमारे मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दोनों जो डिमांड कर्व है गाइस, इन दोनों को आप याद रखेंगे कि ये दोनों जो हैं इनका दोनों का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं गाइस। ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा डिमांड फंक्शन। तो डिमांड के बाद अब हमने आ जाना है डिमांड फंक्शन पे। तो डिमांड फंक्शन हमें बताती है कि जो डिमांड है किसी कमोडिटी की वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है गाइस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारी डिमांड डिपेंड करती है। तो हम दोनों के तरीके से देखेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी देखेंगे और मार्केट डिमांड भी फंक्शन भी देखेंगे गाइस। तो चलिए यहाँ पे आप समझना है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन को गाइस।
तो डिमांड फंक्शन की अगर गाइस बात करें तो डिमांड फंक्शन की अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा देख लेते हैं, ये है हमारी डिमांड फंक्शन। तो डिमांड जो है हमारी डिपेंड करती है प्राइस ऑफ ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जो ये PX है ये है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अपनी ही प्राइस पे जो है डिमांड जो है डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड जो है वो नीचे जाएगी, तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के ऊपर डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो डिमांड है वो डिपेंड करती है रिलेटेड गुड्स के ऊपर। तो रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिमांड जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट गाइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वाई से हम डिनोट करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड। नेक्स्ट है गाइस टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिमांड जो है डिपेंड करती है। और नेक्स्ट है गाइस एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस पे भी जो है डिमांड डिपेंड करती है गाइस। तो ये 5 की 5 आपको डिमांड फंक्शंस के जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए गाइस। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे डिपेंड करती है हमारी डिमांड। तो मैंने ये सीधा सीधा आपको रिलेशन बताया था, जो कि लॉ ऑफ डिमांड वही बताता है हमें कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है तो डिमांड आपकी नीचे जाएगी गाइस, और वाइस वर्सा इसके साथ में। तो गाइस नेक्स्ट अगर बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि गाइज़ ये बात आप याद रखेंगे कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं और अनरिलेटेड गुड्स क्या होते हैं गाइज़, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात करें गाइज़, तो एक गुड के डिमांड के चेंज होने की वजह से अगर दूसरे गुड की डिमांड पे अगर कोई उसका चेंज आ जाए, कोई उसका अफेक्ट आ जाए, तो उन दोनों गुड्स को हम बोलेंगे कि ये गुड्स जो हैं ये रिलेटेड गुड्स हैं गाइज़। एक बार फिर से सुन लें कि एक गुड की डिमांड चेंज होने की वजह से अगर दूसरे गुड की डिमांड पे उसका कोई इम्पैक्ट आ जाता है तो उसको हम कहेंगे रिलेटेड गुड्स। जैसे टी और कॉफ़ी हैं गाइस, तो ये दोनों गुड्स अगर टी की जो है अगर गाइस प्राइस बढ़ जाती है, टी की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड जो है इन रिलेटेड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं टी और कॉफ़ी दोनों जो हैं ये एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जो है डिपेंडेंट हैं गाइस। तो इसलिए ये दोनों रिलेटेड गुड्स जो हैं कहलाएंगे गाइस। और दूसरी तरफ अगर एक गुड के डिमांड एक गुड की प्राइस के बढ़ने से या कम होने से दूसरे गुड की डिमांड पे कोई उसमें अफेक्ट नहीं पड़ता है गाइस, तो उसको हम कहेंगे अनरिलेटेड गुड्स गाइस। ये बात याद रखेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे शूज़ की डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस शुगर की प्राइस से। तो शुगर की प्राइस अगर बढ़ती है तो शूज़ की डिमांड पे उसका कोई भी फ़र्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शूज़ हैं और जो शुगर है वो दोनों अनरिलेटेड गुड्स हैं गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखेंगे। और गाइज़ ये एक और बात आप याद रखेंगे कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है गाइज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक की प्राइस अगर चेंज होती है तो वो दूसरे की डिमांड को चेंज करती है। ऐसे गुड्स को, ऐसे जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट गाइज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जब एक गुड्स की प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पे जब इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं गाइस तो आगे आपको यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो गाइस अब नेक्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स की अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं गाइस जैसे टी और कॉफ़ी, बॉल पेन और इंक पेन गाइस, इस तरह के जो गुड्स होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हम इनके बारे में अगर थोड़ा टेक्निकली समझे तो अगर एक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे टी और कॉफ़ी ले लेते हैं, अगर टी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो गाइस उसकी वजह से जो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर एक गुड की प्राइस इंक्रीज़ होती है और दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं गाइस, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जैसे एग्जांपल है बॉल पेन, इंक पेन, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं टी और कॉफ़ी। तो ये दोनों गुड्स जो हैं ये हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स गाइस। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का देखने को मिल सकता है आपको पेपर में। नेक्स्ट है गाइस कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स कुछ इस तरह के गुड्स होते हैं गाइस कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ती है, इसमें अगर एक गुड की प्राइस बढ़ती है गाइस तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है।
तो ये कुछ इस तरह के गुड्स हैं, इनके बीच में प्राइस और डिमांड के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे गुड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है गाइस। और इसकी एग्जांपल अगर मैं ले लूँ पेन और इंक, अगर पेन की प्राइस बढ़ गई गाइस तो लोग इंक क्यों खरीदेंगे, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आई होप जो है वो क्लियर हो चुका होगा गाइस। तो ये था हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम का क्या इफेक्ट होता है डिमांड पे। तो गाइस जैसे जैसे एक बायर की अगर इनकम इंक्रीज़ होती है, किसी भी अगर इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी जो है डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। जैसे सपोज़ आप ये ले लो कि अगर आपकी जो है इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप अपनी डिमांड भी बढ़ा दोगे। तो ये बहुत ही एक ईजी कंसेप्ट है। लेकिन इसके रिलेटेड आपको दो कंसेप्ट और समझने गाइस कि जब नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का आपने थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझना है गाइस यहाँ पे। तो नॉर्मल गुड्स की अगर बात करें गाइस तो नॉर्मल गुड्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका जो इनकम अफेक्ट होता है गाइस, ये बहुत ध्यान से आप यहाँ पे समझेंगे कि इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में यहाँ पे होता है पॉजिटिव रिलेशन कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी उस प्रोडक्ट की जो है इंक्रीज हो जाएगी। आपके इनकम के बढ़ने से उस क्वांटिटी की जब आप डिमांड को इंक्रीज कर लो तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स गाइस। तो नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उनका जो है कंजप्शन भी बढ़ा लोगे और जैसे ही आपकी इनकम कम होगी तो उसकी कंजप्शन भी आप डिक्रीज कर लोगे गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको नॉर्मल गुड्स का कंसेप्ट यहाँ पे समझ आया होगा। नेक्स्ट गाइस हम समझेंगे इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं गाइस अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो इन्फीरियर गुड्स की आप जो है उसकी कंजप्शन को जो है वो डिक्रीज कर दोगे गाइस। ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकम इफेक्ट की बात करें इन्फीरियर गुड्स के केस में तो वो नेगेटिव होता है और अगर नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इनकम इफेक्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा गाइस। तो इन्फीरियर गुड्स की अगर एग्जांपल ले लें तो कोर्स ग्रेन आप ले सकते हो कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई तो आप कोर्स ग्रेन क्यों खाओगे गाइस, उसके बाद तो आप वहाँ से जो है अच्छे ग्रेन्स की तरफ जाओगे। तो इसलिए इन्फीरियर गुड्स के बीच में इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट जो है पॉजिटिव होता है गाइस। तो एक बात और याद रखेंगे, ये एक क्वेश्चन कहीं मैंने पेपर में देखा था कि जो नेसेसिटीज़ होती हैं उस केस में इनकम इफेक्ट क्या होता है। जो नेसेसिटीज़ गुड्स होती हैं जैसे साल्ट जो है उसको हमने कंज्यूम करना ही करना है। तो साल्ट की अगर बात करें तो साल्ट का जो इनकम इफेक्ट है वो क्या होता है गाइस। तो इसका आंसर है गाइस उसका इनकम इफेक्ट होता है 0 या आप कांस्टेंट बोल सकते हो कि जो है साल्ट तो खाना ही खाना है। अगर आपकी इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो तो वो तो आपने खाना ही खाना है। तो इसलिए उसका जो इनकम इफेक्ट कहलाएगा वो कहलाएगा गाइस 0 या फिर आप कांस्टेंट बोल सकते हो। तो गाइस आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि डिमांड पे कैसे असर पड़ता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करें आगे अगर चलेंगे, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की अगर बात करें गाइस तो कुछ कंज्यूमर जो होते हैं उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिमांड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप किसी चीज़ के शौकीन हो तो आप उस चीज़ को खरीदोगे, उस चीज़ को आप कंज्यूम करोगे। तो इसलिए टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिमांड जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट गाइस एक्सपेक्टेशन। अगर किसी को लगता है कि नियर फ्यूचर में अब जो है इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो कुछ ऐसा करेगा कि उस कमोडिटी को स्टोर करने लग पड़ेगा, तो अचानक उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी गाइस। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस पे भी डिमांड जो है डिपेंड करती है गाइस। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गाइस अगर मार्केट डिमांड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ें और ऐड होती हैं गाइस। मार्केट डिमांड फंक्शन में 2 चीज़ें और ऐड होती हैं। एक है गाइस, बाकी सब सेम है, जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड पे है इनकम ऑफ द बायर। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। ये तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में भी था, लेकिन मार्केट डिमांड फंक्शन में 2 डिटर्मिनेंट यहाँ पे और इंक्रीज हो जाते हैं और वो दो यहाँ पे और जो डिटर्मिनेंट है वो है, एक है एन मीन्स पॉपुलेशन साइज। गाइज ये बात याद रखेंगे कि जैसे नंबर ऑफ बायर इंक्रीज होंगे उस चीज़ की डिमांड भी इंक्रीज होगी। और लास्ट है गाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से भी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये हमारे फैक्टर्स हैं मार्केट डिमांड फंक्शन के।
तो नेक्स्ट गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम सीधा आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। तो लॉ ऑफ डिमांड को अब सीधा सीधा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। तो लॉ ऑफ डिमांड सीधा सीधा कहता है कि अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा ये लॉ ये कहता है कि बाकी अगर आप चीज़ों को कांस्टेंट रखो, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है, किसी कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इजी लॉ है, सीधा आपको ये रिलेशन दिमाग में रखना है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड जो है डिक्रीज़ होती है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये मैं कहूँ तो आई होप आपको जो है लॉ ऑफ डिमांड अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा गाइस। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि दिस इज़ रिवीजन क्लास। तो आगे चलेंगे अब हम नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने जो है यहाँ पे नहीं देनी है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये मैं बात आपको बता चुका हूँ। अगर डिमांड कर्व की अगर हम शक्ल की बात करें गाइस, तो कुछ हमें इस तरह की शक्ल हमें डिमांड कर्व की देखने को मिलती है। तो डिमांड कर्व जो है स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट गाइस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बात याद रखेंगे, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है वो उसकी जो शेप है वो किस तरह की होती है। तो आप ये जान लें कि उसकी जो शेप होती है वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है गाइस। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा लिख के आओगे वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है और उसके साथ साथ इनकम इफेक्ट की वजह से भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्योंकि इनकम इफेक्ट की वजह से जो रियल इनकम है बायर की वो चेंज हो जाती है। इसलिए जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है गाइस। तो रिवीजन क्लास है, मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट रीज़न जो है वो है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और उसके बाद साइज़ ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और डिफरेंट यूजेस। तो गाइस ये कारण है हमारे, इस वजह से जो है हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है गाइस। तो नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है गाइज। तो पहली एक्सेप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन गाइस। तो प्रोफेसर वेबलर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो हम सोसाइटी में इसलिए पहनते हैं ताकि हम अमीर दिखें उनको लगा के। तो गाइस ऐसे आर्टिकल्स, जैसे हम डायमंड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो डायमंड ऐसी चीज़ है, या कोई विंटेज कार हो गई। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इस केस में जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है गाइस। इस केस में जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उसका जो स्लोप होता है गाइस वो पॉजिटिव स्लोप होता है। इन जर्नल अगर बात करें, इन जर्नल अगर गाइज हम बात करें तो इन जर्नल जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर इन जर्नल बात करें तो कुछ इस तरह का स्लोप होता है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह का स्लोप आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। पॉजिटिव स्लोप इसको कहते हैं, इसको नेगेटिव स्लोप कहते हैं, इसको पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको कहा जो भी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं सोसाइटी में, ऐसे आर्टिकल्स जिनको खुद को अमीर दिखने के लिए हम लगाते हैं, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया। तो इस केस में प्राइस जो है वो डिपेंड नहीं करती है, प्राइस के बढ़ने से लोग उनको ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसलिए इनका जो होता है पॉजिटिव स्लोप होता है गाइस। तो ये बात याद रखें। और नेक्स्ट है गाइस गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उन गुड्स को कभी भी नहीं खरीदोगे गाइस। तो इस केस में भी आपका जो है डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फॉलो नहीं होता है। इस केस में भी जो आपका पॉजिटिव स्लोप आपको देखने को मिलेगा डिमांड कर्व का गाइस। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी गाइस। तो नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो अब हम हमारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो गाइस यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व क्या है और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है गाइस। तो ये आपको चीज़ यहाँ पे समझनी है। तो मूवमेंट ऑफ ए डिमांड कर्व की अगर बात करें
तो जब एक्सटेंशन होती है डिमांड में या कंट्रैक्शन होती है डिमांड में, तो इस केस में जो है आपको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखने को मिलेगी। तो एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन तब होती है जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है इन रिस्पॉन्स टू ए फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो गाइज यहाँ पे याद रखेंगे, एक्सटेंशन तब कहलाई जाएगी जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है इस केस में, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से, इसको हम कहेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हुआ है गाइज। और दूसरा है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है गाइज, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से। ये केस होता है आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का गाइस। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को आप यहाँ पे ध्यान से समझ ले गाइस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गाइस हमारी है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किस केस में होती है गाइस, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है जब हम डाउनवर्ड की तरफ आएंगे डिमांड कर्व में। तो डिमांड कर्व के केस में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और डायग्रामेटिकली इसका ये मतलब है, इट मीन्स ए मूवमेंट डाउन द डिमांड कर्व। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी एक्सटेंशन है वो शो करती है मूवमेंट डाउन द कर्व। तो ये लाइन आप यहाँ पे पढ़ लें कि जो एक्सटेंशन है वो हमेशा शो करती है मूवमेंट डाउन द डिमांड कर्व। गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में होती है मूवमेंट अप द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जो डिमांड कर्व है वो यहाँ तक अपवर्ड है, अपवर्ड की तरफ है। तो यहाँ पे ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब कंट्रैक्शन होती है डिमांड में, कंट्रैक्शन में आपको समझा चुका हूँ कि डिमांड का डिक्रीज होना प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से, उसको कहलाया जाता है कंट्रैक्शन इन डिमांड। और कंट्रैक्शन इन डिमांड जो है उसमें मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि उसमें जो मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में वो ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है गाइस। लेकिन इसमें आपको अलोंग द डिमांड कर्व ही आपकी मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होगी। तो ये आप यहाँ से ध्यान से समझ लो। तो नेक्स्ट गाइस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस जो है वो बड़े ध्यान से समझना है गाइस। तो ये आपका जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अच्छे से इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। तो पहले हम देखेंगे मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व क्या होती है, और फिर हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर समझने की कोशिश करेंगे गाइस हम, तो सबसे पहले है मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। तो मूवमेंट मैंने आपको बता दी कि मूवमेंट में अगर आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कि प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से डिमांड अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाया जाएगा। और प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से, अगर प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से अगर आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है या वो कम हो रही है, तो उसको हम कहलाएंगे कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड गाइस। और दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट की बात करें, अब ये कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन होगी, अब आपने शिफ्ट को यहाँ पे समझना है। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो शिफ्ट होता है डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो। तो ये होता है अदर फैक्टर्स की वजह से गाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि अदर फैक्टर्स वो कौन से हैं जिसकी वजह से शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। बैकवर्ड शिफ्ट भी होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट भी होता है, लेकिन वो अदर फैक्टर्स कौन से हैं गाइज? तो वो अदर फैक्टर्स होंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो हैं ये अदर फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसमें से एक फैक्टर मैंने आपको बताया था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से जो है एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होती है डिमांड में। लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसकी वजह से जो है वो होता है बैकवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे शिफ्ट और जो मूवमेंट है डिमांड कर्व में उसके बारे में डिफरेंस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा गाइज। तो चलिए, अब मैंने आपको मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व पढ़ा दिया, अब हम चलेंगे शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व की तरफ। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड किस वजह से होता है गाइस। तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको इंक्रीज इन डिमांड की तरफ लेके चलूँ। तो ये है गाइस हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट कैसे कैसे होता है, इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो मुझे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे
जब भी आपको फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा गाइस, तो ये बात आप ध्यान से समझेंगे कि जब भी इंक्रीज़ होगा डिमांड में, जब भी इंक्रीज़ होगा डिमांड में, तो इंक्रीज़ जो डिमांड में वो दिखाया जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट की तरफ से। तो गाइस देखें, पहले D1 डिमांड थी और बाद में डिमांड जो है वो D2 हो चुकी है, तो ये हुआ है शिफ्ट। लेकिन अगर अलॉन्ग द डिमांड कर्व अगर हम एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन की बात करें तो वो डिमांड कर्व के अलॉन्ग ही होती थी, लेकिन जो शिफ्ट है वो आपको देखने को मिलेगी D1 से जो शिफ्ट हुई है वो D2 की तरफ हुई है। तो यहाँ पे आपको इस तरफ की तरफ डिमांड कर्व देखने को मिलेगा गाइज। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपकी कंट्रैक्शन है गाइज। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको कंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। पहले डिमांड कर्व D1 था और बाद में जो है इसकी बैकवर्ड शिफ्ट हुई है और D2 पे डिमांड कर्व आ चुका है। तो ये आपकी है डिक्रीज़ इन डिमांड गाइज। तो ऊपर आपको इंक्रीज़ इन डिमांड देखने को मिली थी, ये थी हमारी डिक्रीज़ इन डिमांड गाइज। तो ये आपको बैकवर्ड शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है गाइज। तो एक्सटेंशन और इंक्रीज़ इन डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। तो ये जो एक्सटेंशन है डिमांड में, ये होती है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से, और इंक्रीज़ होती है अदर फैक्टर्स की वजह से, और वो अदर फैक्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ गाइज। और ये सेम डिफरेंस है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड में। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से, और जो डिक्रीज़ इन डिमांड है ये होती है अदर फैक्टर्स की वजह से गाइज। तो अब हम देखेंगे वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं गाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटेड गुड्स के बारे में। इसकी वजह से जो है इंक्रीज़ इन डिमांड या डिक्रीज़ इन डिमांड होती है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटेड गुड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे गाइज। तो सबसे पहले हम गाइज यहाँ पे समझेंगे कि अगर एक्स और वाई गाइज, एक्स और वाई अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं गाइस, यहाँ पे आप बड़े ध्यान से यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे गाइस, कि अगर एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं गाइस, एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और अगर वाई गुड की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, अगर एक गुड हम मान लेते हैं वाई, उसकी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो एक्स है गाइस, एक्स जो हमारा गुड है उसकी जो डिमांड है गाइस वो शिफ्ट करेगी राइट वाली साइड। तो ये बात याद रखेंगे कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ती है गाइस। तो इस केस में जो फिगर आपको देखने को मिलेगी गाइस, उसको बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पे समझेंगे कि जो डायग्राम आपको देखने को मिलेगी वो इस तरह की डायग्राम होगी गाइस। राइट वर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा इस डायग्राम में। तो ये बात आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा आपको राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर टी की गाइज़ यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि अगर एक गुड की जो है वो, अगर एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड उसकी वजह से बढ़ेगी, और जिसकी वजह से आपको राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अगर बात करें हम दूसरी डायग्राम में, अगर एक गुड की प्राइस डिक्रीज़ होती है, एक गुड की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो दूसरे की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा गाइस। इस तरह का कुछ शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, ये डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ आई होंगी चीज़ें। तो नेक्स्ट अगर बात करें, ये था सब्स्टिट्यूट गुड का केस। अब मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीमेंट्री गुड्स का केस। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में कुछ इस तरह का होता है कि अगर एक गुड की डिमांड जो है, एक गुड की डिमांड अगर बढ़ जाती है गाइस, कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक गुड की डिमांड बढ़ जाती है, एक गुड की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे गुड की जो है डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर एक गुड की प्राइस बढ़ जाती है गाइस, दूसरे एक गुड की जो है प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, अगर एक गुड की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो दूसरे की डिमांड जो है वो यहाँ पे वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी गाइस। तो यहाँ पे एक तरह का आपको अगर देखा जाए गाइस, तो आपको डिमांड कर्व फॉर एक्स वुड शिफ्ट फॉरवर्ड इफ प्राइस ऑफ वाई रिड्यूसेस गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा गाइस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा। तो अगर दो कंप्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो गाइस, अगर एक गुड की प्राइस रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप कि एक गुड मैं मान लेता हूँ इसकी प्राइस रिड्यूस हो रही है, अगर इसकी प्राइस रिड्यूस होती है गाइस तो डिमांड कर्व जो हमारा एक्स का है गाइस वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड की तरफ। तो ये बात याद रखेंगे कि जो डिमांड कर्व है हमारा एक्स का वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड की तरफ। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिमांड कर्व फॉर एक्स कमोडिटी, अगर एक गुड की जो है प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो दूसरे का डिमांड कर्व वो है जो शिफ्ट करेगा बैकवर्ड की तरफ गाइस इस केस में। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा पेपर में। तो ये देख लें, ये दोनों डायग्राम्स इस केस में बनी हुई हैं, ये एक डायग्राम है और दूसरी डायग्राम आपको देखने को मिलेगी इस केस में ये वाली गाइस।
तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी दोनों केस में। नेक्स्ट है गाइस हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है और जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट लेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स में, तो इन्फीरियर गुड्स में आपकी इनकम के बढ़ने से आप उस चीज़ को नहीं खरीदोगे और जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है इस केस में। और इन्फीरियर गुड के केस में आपको जो है देखने को मिलेगा, जब आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो इनकम के इंक्रीज़ होने से उसकी डिमांड जो है वो शिफ्ट होगी बैकवर्ड की तरफ। और अगर आपकी इनकम जो है डिक्रीज़ होती है तो उसकी जो डिमांड है वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगी गाइस। तो ये डायग्राम आप इसके लिए देख लें। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पे देने का टाइम नहीं है गाइस, लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन देने लग पड़ा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिमांड कर्व जो है किस तरह से डिपेंड करता है। अगर आपका गाइस फेवरेबल चेंज आता है टेस्ट में तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, और अगर आपका अनफेवरेबल चेंज आता है टेस्ट में और प्रेफरेंस में तो ये जो है बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। गाइस आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर फेवरेबल आपका चेंज आ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और अनफेवरेबल चेंज आ रहा है तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे डिमांड कर्व। तो इसी के साथ गाइस जो आपका डिमांड एनालिसिस है वो पूरा का पूरा ख़त्म होता है गाइस। तो आपको अगर मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं, अगर आपको रिवीजन में ये हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।